गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे समुच्चय सेट्स का भाग 13। अभी तक हम 12 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 13वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वेन आरेख, जिन्हें हम वेन डायग्राम्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये आपकी पुस्तक में 1.9 पर दिए हुए हैं, है ना। और अंततः हम समुच्चयों पर संक्रिया, जिसे हम ऑपरेशंस और सेट्स के नाम से जानते हैं, इन पे चर्चा करेंगे। और ये आपकी पुस्तक में 1.10 पर दिया हुआ है, तो अवश्य वहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेन आरेख, वेन डायग्राम, है ना। समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंधों को आरेखों द्वारा निरूपित किया जा सकता है, जिन्हें वेन आरेख या फिर वेन डायग्राम्स कहते हैं, है ना। जो सेट्स वगैरह होते हैं, समुच्चय होते हैं, उनके बीच जो संबंध होते हैं, जैसे जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, जैसे सम्मिलन, जिसे हम यूनियन के नाम से जानते हैं, है ना, इंटरसेक्शन, ये काफी सारे संबंध होते हैं। और इनको हम, जो समुच्चय के बीच जो अधिकांश संबंध होते हैं, इनको हम आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है, और इन्हें हम वेन आरेख या फिर वेन डायग्राम के नाम से जानते हैं। वेन आरेख का नाम अंग्रेजी तर्कशास्त्री जॉन वेन के नाम पर रखा गया है ना। इन आरेखों में आयत और बंद वक्र सामान्यता वृत्त होते हैं, है ना, सामान्यता वृत्त होते हैं। किसी सार्वत्रिक समुच्चय को प्रायः एक आयत द्वारा और उसके उप समुच्चयों को एक वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं, है ना। वेन डायग्राम या फिर वेन आरेख कैसे होते हैं, हम इसमें आयत और वृत्त के रूप से, वृत्त के रूप में, है ना, समुच्चय और उप समुच्चयों को निरूपित करते हैं। जैसे कि दे देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये जो रेक्टेंगल, है ना, ये जो आयत है, ये क्या है, ये सार्वत्रिक समुच्चय या फिर यूनिवर्सल सेट को निरूपित कर रहा है। और उसके अंदर ये जो सर्कल है ना, ये जो गोलाकार सर्कल है, ये हमें उसके उप समुच्चयों को निरूपित कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा वेन आरेख। ठीक है, चलिए, किसी वेन आरेख में समुच्चयों के अवयवों को उनके विशेष समुच्चय में लिखा जाता है, जैसे कि आकृति 1.2 और 1.3 में। ठीक है, दृष्टांत एक, आकृति 1.2 में जो है ना, सर्वात्रिक समुच्चय या फिर यूनिवर्सल सेट है, वह क्या है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का समुच्चय है ना। ये क्या है, एक सार्वत्रिक समुच्चय या फिर यूनिवर्सल सेट है। और ये समुच्चय क्या है, जिसमें 5 अवयव है, 2, 4, 6, 8 और 10, इनके समुच्चय को ए समुच्चय से निरूपित कर रहे हैं, उसका एक उप समुच्चय है ना। ये जो समुच्चय ए है, यह समुच्चय यू का उप समुच्चय है ना, होगा ही, क्योंकि यू समुच्चय क्या है, एक सार्वत्रिक समुच्चय या फिर यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो हम इसे वेन आरेख के द्वारा कुछ इस प्रकार से निरूपित करेंगे, है ना। पहले हम जो है ना, ये हमारा क्या हुआ, ये क्या है, ये हमारा सार्वत्रिक समुच्चय या फिर यूनिवर्सल सेट है ना, उसके खंड को हम ऐसे निरूपित करते हैं। और उसके अंदर ये जो गोल आकार में है ना, वृत्त के रूप में है, ये क्या है, हमारा उप समुच्चय है ना। क्योंकि जो सार्वत्रिक समुच्चय या फिर यूनिवर्सल सेट होता है, वह सारी, है ना, सारे समुच्चय जो होते हैं वह उसके ही उप समुच्चय होते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे सार्वत्रिक समुच्चय क्या है, 1 से लेके 10 तक की संख्या, है ना। और 1 से लेके 10 तक की संख्या है सार्वत्रिक समुच्चय। और ए समुच्चय क्या है, 2, 4, 6, 8 और 10। तो अगर हम देखें तो 2, 4, 6, 8 और 10, है ना, 1 से लेके 10 तक के बीच में ही आते हैं, 2 भी, 4 भी, 6 भी, 8 भी और 10 भी। मतलब ए समुच्चय का प्रत्येक अवयव यू समुच्चय में पाया जाता है। तो यू के, तो ए क्या होगा, यू का उपसमुच्चय होगा, है ना। तो यू अगर, है ना, ए जो है वह अगर यू का उपसमुच्चय होगा, तो हम कुछ इस प्रकार से निरूपित करते हैं कि जो ए होगा वह यू के अंदर आएगा, है ना, क्योंकि ए के सारे अवयव यू के अंदर आते हैं। तो ए क्या होगा, ए समुच्चय यू के अंदर आएगा। तो ये हो गया हमारा पूरा यू समुच्चय, है ना, जिसमें सारे 1 से लेके 10 तक की संख्याएं हैं, है ना। और ये रहा हमारा उप समुच्चय ए, जिसके अंदर 2, 4, 6, 8 और 10 है। तो अगर हम देखें, ए समुच्चय के अंदर 2, 4, 6, 8 और 10 है, और यू समुच्चय के अंदर पूरा ए समुच्चय है, अर्थात 2, 4, 6, 8, 10 भी है, और 1, 3, 5, 7 और 9 भी है, अर्थात यू के अंदर 1 से लेके 10 तक की पूरी संख्याएं हैं, है ना। और ए समुच्चय के अंदर 2, 4, 6, 8 और 10 है। तो ये होता है हमारा वेन आरेख या फिर वेन डायग्राम।
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, दृष्टांत दो। आकृति 1.3 में, है ना, जो सार्वत्रिक समुच्चय है वह क्या है? 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का समुच्चय है ना? यह क्या है? एक सार्वत्रिक समुच्चय है जिसका एक उप समुच्चय क्या है? ए, जिसके अंदर 2, 4, 6, 8 और 10 ये 5 अवयव या फिर संख्याएं हैं। और एक उप समुच्चय है ना, बी, जिसमें 2 अवयव है, 4 और 6। ठीक है, अब देखिए, ये है हमारे पास, एक है सार्वत्रिक समुच्चय जो कि आयत के रूप में आएगा, है ना, और उसके जो उप समुच्चय होंगे ए और बी वह किसके? वृत्त के या फिर सर्कल के रूप में आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो सार्वत्रिक समुच्चय है उसमें 1 से लेके 10 तक की सारी संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और जो ए समुच्चय है उसमें पांच पांच संख्याएं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है ना? 2, 4, 6, 8 और 10 ये जो अवयव है ए समुच्चय के, यह यू में भी पाए जाते हैं, है ना? इसलिए जो ए समुच्चय है वह यू का उपसमुच्चय है ना? तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ए वृत्त आएगा वह, है ना, यू आयत के अंदर आएगा, है ना? और जो बी समुच्चय है 4, 6, जो बी समुच्चय है जिसमें 2 अवयव है, 4 और 6, तो ये भी यू का उपसमुच्चय है ना? यू एक सार्वत्रिक समुच्चय है ना? तो बी भी उसका एक उपसमुच्चय है, क्योंकि 4 और 6 जो अवयव है बी समुच्चय के वह यू समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय में आते हैं, है ना? 4 और 6 यू में समुच्चय में भी आते हैं। तो बी भी, ए जो बी जो है वह भी यू के, जो यू का आयत है उसके अंदर एक वृत्त के रूप में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो बी समुच्चय में 2 अवयव है, 4 और 6, जो कि यू में तो आते ही हैं लेकिन साथ साथ ए समुच्चय में भी आते हैं, है ना? ए समुच्चय में संख्या कौन सी थी? 2, 4, 6, 8 और 10। तो 4 और 6 जो है वह बी समुच्चय में भी आते हैं और ए समुच्चय में आते हैं, है ना? तो मतलब बी के प्रत्येक अवयव ए समुच्चय का भी भाग है, इसलिए जो बी है वह क्या है? ए का उपसमुच्चय है। अगर बी ए का उपसमुच्चय है तो जो बी का वृत्त है वह भी ए के अंदर आएगा, है ना? क्योंकि बी क्या है? ए का भाग है ना? और बी क्या है? ए का एक उपसमुच्चय है। पाठक वैन आरेखों का विस्तृत प्रयोग देखेंगे जब हम समुच्चयों के सम्मिलन, सर्वनिष्ठ और अंतर पर विचार करेंगे, है ना? अभी हम सिर्फ वैन आरेख देख रहे हैं, उसके बाद अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम उनकी यूनियन, है ना, जैसे हम सम्मिलन वगैरह और सर्वनिष्ठ और अंतर वगैरह इन पर भी विचार करेंगे, है ना? तो अब ये दृष्टांत दो है, अभी हम इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है। हम्म, हम्म। अब ये देखिए, ये है हमारे पास एक आयत, है ना? हम एक यूनिवर्सल सेट या फिर सार्वत्रिक समुच्चय को एक आयत के रूप में, रेक्टेंगल के रूप में निरूपित करते हैं, है ना? तो ये रहा हमारा पूरा एक यूनिवर्सल सेट या फिर सार्वत्रिक समुच्चय का खंड। और ए और बी क्या है? यू के उपसमुच्चय है ना? ए समुच्चय और बी समुच्चय क्या है? यू समुच्चय के सबसेट या फिर, है ना, सबसेट, है ना, क्या है? सबसेट या फिर उपसमुच्चय है। ठीक है, अब ये रहा हमारा यू और ये रहा हमारा ए समुच्चय। ठीक है, ए समुच्चय में संख्याएं कितनी थी? 2, 4, 6, 8 और 10। और यू में 1 से लेके 10 तक की सारी संख्या। तो ये अगर हमारा पूरा यू है और ये हो गया हमारा वृत्त जो है ना, आगे वाला जो वृत्त है, बाहर वाला जो वृत्त है, ये क्या है? ए है। और इसके अंदर संख्या क्या है? 2 है, 4 है, 6, 8 और 10 है ना? तो अगर हम देखें तो ए समुच्चय के अंदर यहाँ हमें 5 संख्याएं दिख रही है, 2, 4, 6, 8 और 10। और पूरे यू समुच्चय के अंदर हमें 10 संख्याएं दिख रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। लेकिन अगर हम देखें, एक बी समुच्चय भी हमारे पास था, है ना, जिसमें से 2 संख्याएं थी, 4 और 6, है ना? और जो बी था वह ए का और यू का दोनों का एक उपसमुच्चय था। ठीक है, और ए पहले से ही यू का उपसमुच्चय है। तो यू, तो ए क्या होगा? यू समुच्चय के अंदर आएगा, है ना? और बी जो होगा वह ए के भी और यू के भी अंदर आएगा, के भीतर आएगा। तो ये रहा हमारा पूरा यू समुच्चय, ये रहा हमारा ए समुच्चय जिसके अंदर 5 अवयव है, 2, 4, 6, 8 और 10। और हमारे पास एक बी समुच्चय है जिसे हम इस वृत्त के से निरूपित कर रहे हैं, जो कि ए समुच्चय के अंदर आएगा। और इसमें 2 अवयव थे, 4 और 6, है ना? तो ये रहा हमारा बी समुच्चय जिसमें 2 अवयव है, 4 और 6। ये रहा ए समुच्चय जिसमें 5 अवयव है, 2, 4, 6 और 6, 8 और 10। और ये हमारा पूरा यू है ना, यूनिवर्सल सेट या फिर सार्वत्रिक समुच्चय, जिसमें 1 से लेके 10 तक की सारी संख्या पाई जाती है ना? तो ये इससे अभी तक आपको वैनारिक, है ना, समझ आ गया होगा, है ना? तो चलो आगे चलते हैं। समुच्चयों पर संक्रियाएं, है ना, ऑपरेशन और सेट्स। अब हमने
समुच्चयों के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है, हम जानते हैं समुच्चय क्या होते हैं, हमने उन्हें वेन आरेख के रूप में देखना भी शुरू कर दिया है। अब हम उनपे जो सक्रिया या फिर ऑपरेशंस होते हैं, है ना, जैसे सम्मेलन, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, अब हम उन पे चर्चा करेंगे। और ये आपकी पुस्तक में 1.10 पर दिया हुआ है, तो अवश्य वहां से पढ़ लीजिएगा। हाँ, पिछली कक्षाओं में हम सीख चुके हैं कि संख्याओं पर योग, अंतर, गुणा और भाग की संक्रियाएं किस प्रकार संपन्न की जाती है ना। अभी तक की जो हमारी क्लासेस थी, कक्षाएं थी, उनमें हमने संख्याओं पर योग, है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, है ना, योग, अंतर, गुणा और भाग, इन सब की जो सक्रिय या फिर ऑपरेशंस थे, ये हमने सीखे थे कि कैसे हम दो संख्याओं का योग कर सकते हैं, या अंतर कर सकते हैं, या गुणा या फिर भाग कर सकते हैं, है ना। इनमें से प्रत्येक संक्रियाओं को दो संख्याओं पर संपन्न किया गया था, है ना। हर एक सक्रिय जो मतलब हर एक संख्या हम लेते हैं, है ना, मान लीजिए दो संख्या लेते हैं, और उन पे जब हम कोई ऑपरेशन या फिर संक्रिय करते हैं, उससे एक संख्या आती है। जैसे कि अगर 10 और 5 हमने दो संख्या ले ली, अब हम इस पे संक्रिया क्या कर रहे हैं, इनका योग कर रहे हैं, तो इससे 10 और 5 को जब हम जोड़ेंगे, हमारे पास एक संख्या आएगी 15, है ना। तो हमने जब दो संख्याओं पे कोई सक्रिय की, तो उससे हमें एक संख्या प्राप्त हुई, ये हमने योग किया। अगर हम अंतर करें 10 और 5 का, तो भी 5 आएगा, तो योग, तो यहाँ भी हमें दो संख्याओं से एक संख्या प्राप्त की। अगर गुणा किया, तो 10 और 5 का 50 होगा, तो यहाँ भी दो संख्याओं से एक संख्या प्राप्त की। और अगर भाग दें 10 को 5 से, तो 10/5 क्या होगा, ये भी 2 होगा। तो हम देख सकते हैं, अगर हम दो संख्याओं पर संक्रिया कोई भी योग, अंतर, है ना, गुणा या फिर भाग कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें दो संख्याओं से एक संख्या प्राप्त हो रही है ना। उदाहरण के लिए दो संख्याएं 5 और 13 पर योग की संक्रिया संपन्न करने पे हमें संख्या 18 प्राप्त होती है ना। जब हम 5 और 13 का योग करते हैं, तो हमें एक संख्या 18 प्राप्त होती है। पुनः संख्या 5 और 3 पर गुणा की संक्रिया संपन्न करने पर हमें 65, है ना, संख्या 65 प्राप्त होती है। अगर हम इनका गुणा भी करें, है ना, अगर हम संक्रिया चीज करें, है ना, अगर हम संक्रिया बदल दें, अभी हम योग कर रहे थे, अब हम गुणा करें, तो 5 × 13 क्या होगा, 65 होगा। तो संख्या 5 और 13 का जब हम गुणा करेंगे, तब भी दो संख्याओं का जब हमने गुणा या फिर उस पर कोई संक्रिया की, तब हमें 5 × 3 या 65 मिला। मतलब दो संख्याओं पर हम कोई भी संक्रिया करें, उससे हमें कोई एक संख्या ही, है ना, उससे हमें तीसरी सिर्फ एक ही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 5 × 3 65। इसी प्रकार कुछ ऐसी संक्रियाएं हैं जिनको दो समुच्चयों पर संपन्न करने में एक अन्य समुच्चय बन जाता है ना। ऐसे कुछ ऐसी संक्रिया हैं, अभी ये हम संख्याओं की बात कर रहे हैं, अब हम सेट्स की या फिर समुच्चयों की बात करेंगे। जब हम दो समुच्चयों पर संक्रियाएं करते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसी संक्रिया हैं जिनके दो समुच्चयों पर संपन्न करने से एक अन्य समुच्चय बन जाता है। जब हम समुच्चयों पर होने वाली कुछ संक्रियाओं को परिभाषित करेंगे और उनके गुणधर्मों की जांच करेंगे, है ना। हम बहुत सारे समुच्चय हैं, उन पर होने वाली कुछ संक्रियाओं का परिभाषित करेंगे और उनके जो गुणधर्म प्रॉपर्टीज हैं, उनकी जांच करेंगे। यहाँ से आगे हम समुच्चयों का उल्लेख किसी सार्वत्रिक समुच्चय के उपसमुच्चय के रूप में करेंगे, है ना। अब से हम जो भी समुच्चय वगैरह पढ़ेंगे, वह क्या हो, उन्हें हम कैसे एक सार्वत्रिक समुच्चय या फिर यूनिवर्सल सेट के उपसमुच्चयों के रूप में करेंगे, ठीक है। और उससे, जैसे अभी आपने ये वैन आरेख देखा, तो हम इन्हीं वैन आरेख की मदद से अब संक्रियाएं करने वाले हैं, जैसे कि यूनियन ऑफ सेट्स, है ना, जिसे हम सम्मेलन कहते हैं, ठीक है। ऐसे और भी संक्रिया हैं जिन पे हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या, आज हमने वैन आरेख, जिन्हें हम वैन डायग्राम्स के नाम से जानते हैं, हाँ, इन पे चर्चा की, और ये आपकी पुस्तक में 1.9 पर है, तो अवश्य वहां से पढ़ लीजिएगा। और अंततः हमने समुच्चयों पर संक्रिया, जिसे हम ऑपरेशन और सेट्स के नाम से जानते हैं, इन पर चर्चा की, और ये आपकी पुस्तक में 1.10 पर दिए हो, तो अवश्य वहां से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगले भाग में हम समुच्चयों पर का सम्मेलन, है ना, जो समुच्चयों का सम्मेलन होता है, जिसे हम यूनियन ऑफ सेट्स के नाम से जानते हैं, इस पे चर्चा करेंगे, और ये आपकी पुस्तक में 1.10.1 में दिया हुआ है। और अंततः हम उदाहरण नंबर 12, 13 और 14 पर दृष्टि डालेंगे और उन्हें अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।